लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक सवाल से करना चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अगर पुलिस किसी आम आदमी के घर पर छापा मारती है तो पुलिस को उस व्यक्ति के घर से क्या मिलेगा या क्या मिलना चाहिए? आपका जवाब यही होगा कि पुलिस को वहां से खाने पीने का सामान मिलेगा, बच्चों की कॉपी किताबें, टीवी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान या कपड़े, जूते, इसी तरह का सामान मिलेगा। अगर किसी आम नागरिक के घर पर पुलिस छापा मारेगी तो और क्या मिलेगा? कोई बहुत पैसे वाला हुआ तो शायद कुछ पैसा भी मिल जाए। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि पुलिस एक इलाके में कुछ लोगों के घर पर जाती है और उसे उन घरों से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और छतों पर इकट्ठा करके रखे गए बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मानेंगे? क्या ये शरीफ नागरिक हो सकते हैं? उत्तराखंड में हल्द्वानी के जिस रिहायशी इलाके में 8 फरवरी को हिंसा भड़की थी, वहां कार्रवाई के दौरान पुलिस को अब कई घरों से अवैध हथियार मिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कुल 6 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां से उसे 7 गन्स यानी पिस्तौल और 54 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और ये घर उन्हीं लोगों के हैं जिन पर पुलिसकर्मियों को थाने में घेर कर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। तो हिम्मत देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस वालों को ही थाने में घेर लिया, थाने में आग लगा दी और पुलिस को जिंदा जलाने की कोशिश की। इतनी हिम्मत है इनकी। और इन लोगों में आरोपी मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद निजाम, जुनैद, शहजाद और आरोपी महबूब का नाम शामिल है। और पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों के घर से वो 99 जिंदा कारतूस बरामद कर चुकी है, जो 8 फरवरी को दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद पुलिस स्टेशन से ही लूट लिए थे। यानी ये पुलिस स्टेशन गए, वहां हमला किया, उसके बाद कारतूस लूट लिए और उन कारतूसों को लूटकर अपने घर में रख लिया। विडंबना यह है कि जिन लोगों के घरों से ये अवैध हथियार मिल रहे हैं, उन्हें हमारे देश का एक खास वर्ग निर्दोष बताते हुए ये कह रहा है कि हल्द्वानी में उत्तराखंड की सरकार और पुलिस बेकसूर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने घरों में अवैध हथियार छिपाकर रखे हुए थे, जिन लोगों के घरों से, उनकी छतों से पुलिस पर पथराव करने का आरोप है, क्या वो लोग निर्दोष और बेकसूर हो सकते हैं? और ये कौन से बेकसूर और आम लोग हैं जो अपने घर में अवैध हथियार रखते हैं? हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियां की है। इन 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे, जो कंट्री मेड वेपन होता है, वो बरामद किया। तो इन्होंने वहाँ से भी कुछ जो गवर्नमेंट एमुनेशन है वो अपने कब्जे में लिया था। तो कुछ अभियुक्तों के कब्जे से गवर्नमेंट एमुनेशन भी हमने बरामद किया गया है। तो इसमें अलग अलग कैलिबर के अलग अलग जो एमुनेशन है वो हमारे गायब हुए थे। तो 7.62 के 67 और 9 mm के 32 लाइव राउंड भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं, जो पुलिस के थाने से ये लोग लेके गए थे। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो उन घायल पुलिसकर्मियों की हैं जिन पर 8 फरवरी को हल्द्वानी में जानलेवा हमला हुआ। और इन पुलिसकर्मियों का कहना है कि उस दिन उन्हें हिंसक भीड़ ने स्थानीय थाने में बंद करके जिंदा जलाने का प्रयास किया। और भीड़ के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस पर हमला करने की योजना बहुत पहले से बनाकर रखी थी। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे देश में पुलिस पर हुए इतने बड़े हमले की कोई बात नहीं कर रहा, और कुछ लोग हमला करने वालों का ही इस समय बचाव कर रहे हैं। आज देश भर में हल्द्वानी की इन तस्वीरों को दिखाकर यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों पर इस कदर अत्याचार हो रहा है कि बड़ी संख्या में वहां रहने वाले मुस्लिम परिवार अपने घरों पर ताला लगाकर हल्द्वानी से भागने पर मजबूर हो गए हैं, पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि जिस इलाके में हिंसा हुई थी वहां कई घरों पर अब ताला लटका हुआ है। इन घरों में कोई रहता नहीं है, सुनसान गलियां पड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां से अपने परिवारों के साथ इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं या जा चुके हैं। लेकिन इस पलायन का असली सच वो नहीं है जो आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है। असली सच ये है कि जिन परिवारों के लोग पुलिस पर हुए हमले में शामिल थे, उन परिवारों के लोग पुलिस कार्रवाई के डर से अब अपने अपने घरों पर ताला लगाकर वहां से भाग रहे हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस कभी भी आ जाएगी और अब इन्हें पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हिंसा में शामिल थे और अब इन्हें पकड़े जाने का डर है। इन लोगों का कहना है कि हिंसा के बाद से पुलिस सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले चुकी है और 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसलिए ये लोग कुछ दिनों के लिए यहां अपने घरों पर ताला लगाकर अपने रिश्तेदारों के घरों में रहने के लिए जा रहे हैं। हल्द्वानी में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन बनभूलपुरा जहां पर आगजनी और हिंसा हुई वहां पर कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं बनभूलपुरा के, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन को साफ जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी बनभूलपुरा के अंदर ना तो घुसे और ना ही बाहर निकले, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में काफी लोगों ने बनभूलपुरा छोड़ दिया है। कई घरों पर ताले लगे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सामने एक घर है जिस पर ताला लगा हुआ है, और इसी तरह की तस्वीर जो है कई इलाकों से बनभूलपुरा की देखी जा सकती है। लगभग 7 से 8 वो गलियां हैं जहां पर लोगों ने पूरी तरह से घर खाली कर दिए हैं, और तस्वीरों में आप इस गली को भी देख सकते हैं कैसे सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है। हल्द्वानी में भड़की हिंसा को आज 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस हिंसा की मूल जड़ के बारे में, यानी मूल वजह के बारे में अभी तक पता नहीं होगा। आपने हिंसा की तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी, लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें पूरे देश में लोगों ने देख ली हैं, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं होगा कि ये किस कारण हुआ। इसलिए अब हम इस हिंसा से जुड़े सभी सवालों के आपको सही जवाब देंगे। सबसे पहला